नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में जिसमें हम CGPSC मेंस के पेपर 7 के पार्ट 2 के एक महत्वपूर्ण भाग ब्रिक्स का अध्ययन करेंगे। मेरा नाम राजन तिवारी है। देखिए, कई लोग सवाल करते हैं कि भैया पेपर 7 पार्ट 2 में क्या क्या पढ़ें, तो सिलेबस आप अपने सामने रखिए। इसी का सिलेबस सबसे छोटा है, पहले वो पढ़िए। जैसे संयुक्त राष्ट्र और इसके सहयोगी संगठन, मतलब संयुक्त राष्ट्र पढ़िए और जो भी इसके सहयोगी संगठन है आप देखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे भी, वो पढ़ना है। फिर IMF पढ़ना है, विश्व बैंक पढ़ना है, एशियाई बैंक पढ़ना है, सार्क पढ़ना है। सार्क हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। ब्रिक्स पढ़ना है, ब्रिक्स हम आज देख लेंगे। अन्य द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय समूह, इसको हम बाद में करेंगे। जो मेजर द्विपक्षीय और क्षेत्रीय समूह है, जैसे यूरोपियन यूनियन, आपका एशियान, इनको बस थोड़ा थोड़ा देखना है। फिर विश्व व्यापार संगठन एवं भारत पर इसके प्रभाव। तो देखिए, ये सवाल आ सकता है कि विश्व व्यापार संगठन का भारत पर क्या प्रभाव है, क्योंकि ये सिलेबस में दिया हुआ है। फिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल एवं प्रतियोगिताएं, मतलब खेल देखना है और उनसे संबंधित जो भी प्रतियोगिताएं होती हैं वो देखना है। ये हमारा फोकस होना चाहिए। तो आइए आज के वीडियो में हम ब्रिक्स को पढ़ते हैं। ब्रिक्स, सबसे पहली चीज़ आपको पता रहना चाहिए कि बना कब। तो ये बना है 2009 में। 2009 में इसका नाम था ब्रिक, BRIC। ये ऐसा संगठन है जो अपने ये देशों के नाम से बना है। जैसे B से है ब्राज़ील, R से है रूस, I से है इंडिया, C से है चाइना। तो एक इकोनॉमिस्ट थे, उनका नाम था जिम ओ'नील। वो 2001 में ये कल्पना की है कि एक ब्रिक जैसा संगठन हो सकता है जिसमें ये 4 देश होंगे। उसके बाद इसी को अमली जामा पहनाया गया। 2009 में इनकी पहली बैठक हुई और ये माना गया कि ब्रिक बना। ध्यान दीजिएगा ना, ब्रिक बना, BRIC। अफ्रीका वाले बोले भैया हमको भी ले लो, अकेले अकेले क्यों बना रहे। तो 2010 की जो बैठक हुई, मतलब अगले साल जो बैठक हुई, दूसरी बैठक, उसमें साउथ अफ्रीका को भी आमंत्रित किया गया, मतलब साउथ अफ्रीका भी शामिल हुआ। तो 10 और 11 दोनों कहीं कहीं मिलेगा, क्योंकि 10 में ये बैठक में शामिल हुआ, 11 में उसको ऑफिशियली बोलते हैं कि शामिल किए गए। तो ऐसा अगर एक ऑप्शन पूछे तो हम लोग 10 लिखते हैं जनरली, और 11 भी सही रहता है। इसकी अगली चीज़ है, पहली बैठक कब होगी। तो 2009 में बना है तो 9 में हुई होगी। कहाँ हुई, तो येकाटेरिनबर्ग, ये रसिया में, यहाँ पहली बैठक हुई। ब्रिक्स जो ये 5 देशों का है, मतलब B से ब्राज़ील, R से रूस, I से इंडिया, C से चीन और अफ्रीका बन गया। तो ब्रिक्स से क्या हो गया, पहले था ये ब्रिक, ठीक, अब ब्रिक से हो गया ब्रिक्स। तो आपको ब्रिक कब बना, तो 2009 में बना, और यही आगे चल के ब्रिक्स बना। तो ये जो ब्रिक्स 5 देश हैं, ये 18% ग्लोबल ट्रेड का, मतलब विश्व व्यापार का 18% भाग करते हैं। ग्लोबल GDP का, पूरे विश्व की GDP का ये 23% भाग है इनके पास, और टोटल विश्व की जनसंख्या का 42% भाग है। तो ऐसे अगर बड़ा सवाल आता है ना, तो हम यहीं से शुरू कर सकते हैं कि ब्रिक्स जो 18% विश्व व्यापार का, 23% विश्व की GDP का और 42% विश्व की जनसंख्या का है। अभी क्या हुआ कि इसमें एक्सपांसन हुआ और जनवरी 2024 में 5 नए सदस्य जोड़े गए। 5 नए सदस्य कौन कौन से हैं, ये भी आप कहीं कहीं कन्फ्यूज़ होंगे, कहीं 6 मिलेगा, कहीं 5 मिलेगा। हुआ क्या कि 2023 की जो बैठक थी उसमें 6 की बात हुई, लेकिन जो 6वां अर्जेंटीना था, वहाँ के राष्ट्रपति, नई सरकार आई, तो नई सरकार मना कर दी कि भैया हमको अभी ज्वाइन नहीं करना है। तो बचे कितने, 5। तो 5 पहले थे, 5 फिर ज्वाइन किए, तो टोटल हो गए 10। 5 नए सदस्य जनवरी 24 से कौन कौन से जुड़े, इथियोपिया, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE, इजिप्ट मतलब मिस्र, और ईरान, इथियोपिया, UAE, सऊदी अरब और मिस्र। याद करना है तो ऐसे सोच सकते हो, बचपन में याद करते थे ना, वावेल कौन से होते हैं, AEIOU। तो A हटा दो और क्या हटा देना है, O हटा देना है। E से 2 हैं, इजिप्ट और इथियोपिया, I से है ईरान और U से है UAE, और बस एक व्यक्ति है जो सऊदी है, वो वर्ब नहीं है, ठीक, ऐसे याद कर सकते हैं। पहले जो अर्जेंटीना था वो भी वर्ब था, A से था वो। 2014 में एक फोर्टालीज़ा डिक्लेरेशन हुआ, फोर्टालीज़ा में ही कॉन्फ्रेंस हुआ, और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आया जिसको बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक।
तो न्यू डेवलपमेंट बैंक किससे जुड़ा हुआ है आ सकता है, मतलब 2 नंबर का आ सकता है। तो आप बताइए कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना ब्रिक्स के 2014 के फोर्टालेजा डिक्लेरेशन से हुई और इसका मुख्यालय संघाई चीन में है। ठीक, अब अगला सवाल आ सकता है कि ब्रिक्स के ऑब्जेक्टिव क्या है, ब्रिक्स के उद्देश्य क्या हैं। तो पहला उद्देश्य है कि रीजनल डेवलपमेंट करना, मतलब क्षेत्रीय विकास करना। दूसरा, रिमूव द ट्रेड बैरियर्स, मतलब जो भी व्यापार में जो भी बैरियर होते हैं ना, जो भी व्यवधान होते हैं कि एक देश से दूसरे देश हमारा व्यापार हो नहीं पाता, तो उन बैरियर को हटाना। तीसरा, इससे क्या होगा, आपका आर्थिक विकास होगा। अगला क्या है कि हमारी जो संबंध होंगे वो और सुदृढ़ होंगे और मजबूत होंगे। हमारे जो रिसोर्स हैं, जो संसाधन हैं, उनका ऑप्टिमम यूज़ होगा, उसका मैक्सिमम यूज़ होगा। अगला है कि ये जो टेररिज्म है ना, आतंकवाद है, इसका मुद्दा भी हम उठाते रहते हैं। और न्यू डेवलपमेंट बैंक के गोल को अचीव करना। न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या बोलता है कि अभी हम पढ़ेंगे IMF और वर्ल्ड बैंक, ये क्या है, अमेरिका या पश्चिमी डोमिनेटेड संस्थान है। मतलब उनका अध्यक्ष आज तक गैर अमेरिकी, गैर पश्चिमी देशों से बना ही नहीं। तो हम क्या बोल रहे हैं कि हम एक अल्टरनेटिव बनाएंगे, हम क्यों अमेरिका के पीछे पीछे चलें। तो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक उसी दिशा पे बढ़ता हुआ प्रयास है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज के बारे में बात होती है। इसके अलावा जो पोस्ट कोविड वर्ल्ड है उसके बारे में बात होती है उद्देश्यों में। अगला सवाल ये है कि ब्रिक्स की ज़रूरत ही क्या है भैया, मतलब ये सब आपके सवाल के रूप में आ सकते हैं कि ब्रिक्स क्यों ज़रूरी है। तो पहली आवश्यकता उसको बोलते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब है, देखिए, एक तो विश्व व्यवस्था है। विश्व व्यवस्था क्या है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आई। उसमें क्या है कि अमेरिका उस विश्व व्यवस्था के केंद्र में है, जो पश्चिम के देश हैं, ब्रिटेन, आपका फ्रांस, जर्मनी, ये दुनिया को चलाते हैं। मैं बताया ना कि विश्व बैंक, IMF, इनमें सबसे ज़्यादा कोटा उन्हीं देशों का है, इनके अध्यक्ष उन्हीं देशों के बनते हैं, इनका मुख्यालय वहीं है, और ये चलते भी वैसे हैं जैसा अमेरिका या बाकी देश चाहते हैं। तो ब्रिक्स मतलब आप समझ रहे हैं ना कि ब्रिक्स ऐसे देश हैं जो अमेरिका और यूरोप के अलावा जो बाकी देश जो आगे बढ़ने वाले हैं वो ब्रिक्स हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं कि वो विश्व व्यवस्था उनकी है, हम बनाएंगे नई विश्व व्यवस्था। अगला है बहुध्रुवी वैश्विक व्यवस्था। बहुध्रुवी मतलब अभी क्या है कि एक ध्रुव है। एक ध्रुव मतलब अमेरिका एक ध्रुव, एक ध्रुव मतलब समझ रहे हैं कि यूनिपोलर दुनिया है। हम बोल रहे हैं कि दुनिया के अलग अलग केंद्र होंगे, भारत भी महाशक्ति, चीन भी महाशक्ति, रूस भी महाशक्ति है। तो तीसरा है डी डॉलरीकरण। अभी पूरी दुनिया में क्या है, डॉलर का हस्तक्षेप है, मतलब हर चीज़ डॉलर में ही होता है। हम बोल रहे हैं कि भाई हम क्यों डॉलर में करें, हम आपस में अपनी करेंसी में करेंगे, क्योंकि हमारी हिस्सेदारी 18%, हम अपने हिसाब से करेंगे। अगला है ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ मतलब होता है कि देखिए 2 प्रकार के दुनिया है। ऐसा माना जाता है कि विश्व को अगर आप बांटोगे तो एक है ग्लोबल नॉर्थ, उसमें विकसित देश हैं जैसे अमेरिका, यूरोप। दूसरा है ग्लोबल साउथ, जो दुनिया के जनरली दक्षिण। तो हम क्या चाहते हैं कि ये जो ग्लोबल साउथ मतलब जो कम विकसित देश हैं इनको एक साथ लाएं, जो गरीब देश हैं दुनिया के उनकी हम मदद करें। अगला है आर्थिक वृद्धि। आर्थिक वृद्धि तो पता ही है कि जो भी भारत, चीन, ये सब ऊपर बढ़ना चाह रहे हैं, अफ्रीका, तो इनकी वृद्धि हो। और अगला वित्तीय संरचना, मतलब जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक हो गया, इनसे हम क्या चाह रहे हैं कि हम खुद ही आपस में ऐसी व्यवस्था बनाएं जो विश्व बैंक और IMF का अल्टरनेटिव हो, उनका विकल्प हो। सहयोग किसी भी संस्थान का है तो आप ये सब याद रखिए, एक तो इकोनॉमिक सहयोग हो, आर्थिक रूप से सहयोग करेंगे। दूसरा राजनीतिक रूप से सहयोग करेंगे। तीसरा सुरक्षा में सहयोग करेंगे, भारत रूस को देता है, रूस भारत को हथियार देता है। चौथा है पीपल टू पीपल एक्सचेंज, मतलब हमारे लोग वहाँ जाएंगे, उनके लोग हमारे यहाँ आएंगे। और पांचवा है टेररिज्म, मतलब आतंकवाद अब भारत का मुख्य मुद्दा है, तो इन चीज़ों में सहयोग होगा। कहीं कहीं आपको कॉमर्स मिल जाएगा, कम्युनिकेशन में सहयोग मिल जाएगा कि अब जैसे भारत बांग्लादेश है तो हम रोड बनाएंगे, तो ये सब सहयोग के मुद्दे हैं। अगली चीज़ है, ये सवाल आ सकता है कि ये जो 15वीं ब्रिक्स समिट हुई ना 2023 में, ये हुई है जोहान्सबर्ग में, तो इसमें क्या क्या बोलेंगे, क्या क्या हुआ, ऐसा सवाल आ सकता है 5-6 नंबर का आपका। 5-6 मतलब 4 का या 8 का। पहला तो आपको ये याद रखना है कि ब्रिक्स का एक्सपांसन हुआ। अभी हम पढ़े ना कि इजिप्ट आया, ए से कुछ नहीं, आई से ईरान, उसके बाद
ओ से कुछ नहीं, यू से UAE, और क्या क्या है अभी तो पढ़े, याद करो। इजिप्ट है, एक इथियोपिया है, आई से ईरान है, यू से UAE है, और एक सऊदी अरब है। ठीक, तो ये 5 देश बढ़े। अगला हम लोग बात की UN में रिफॉर्म की, मतलब संयुक्त राष्ट्र में 5 ही देश क्यों स्थायी रहेंगे, इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे भी। तो UN में रिफॉर्म की बात हुई। तीसरी बात क्या हुई? तीसरी बात हुई क्लाइमेट चेंज की, कि जो विश्व में जलवायु का परिवर्तन हो रहा है, इसके लिए क्या क्या काम होंगे, उसके लिए बात हुई। इसके अलावा क्योंकि अफ्रीका में हुआ था, तो जो अफ्रीकन यूनियन के पूरे देश हैं उनको हम बुला लिए थे कि आप आओ, आपसे भी चर्चा करेंगे। तो अफ्रीकन यूनियन का पार्टिसिपेशन हुआ। पॉलिटिकल इशू भी उठे, जैसे रूस यूक्रेन की बात जो पश्चिमी मीडिया खूब ज़्यादा उठा रही, पश्चिमी देश, तो उसके बारे में भी डिस्कस हुआ। और इकोनॉमिक रिफॉर्म मतलब आर्थिक सुधार के बारे में भी बात हुई। अगला है ब्रिक्स का भारत के लिए महत्व क्या है, एक सवाल ये भी आ सकता है। तो पहला महत्व है मल्टी अलाइनमेंट, मतलब इसका मतलब क्या है कि हम दुनिया के सभी देशों से, जैसे भारत अमेरिका से भी संबंध बना रहा है, यूरोप से भी बना रहा है, रूस से भी बनाएगा, ब्रिटेन से भी बनाएगा, चीन से भी बनाएगा, साउथ अफ्रीका से भी बनाएगा, ब्राज़ील से भी बनाएगा। तो हम चाहते हैं सबसे अलग अलग हम अलाइनमेंट करें, सबसे मिलें, सबसे संबंध बनाएं। अगला है बहुदिशात्मक विदेश नीति, मतलब हमारी जो विदेश नीति होगी वो हर दिशा में बढ़ेगी, सामाजिक क्षेत्र में भी बढ़ेंगे, आर्थिक में भी बढ़ेंगे, सैन्य में भी बढ़ेंगे, सुरक्षा में भी बढ़ेंगे, और सभी देशों से भी बनाएंगे। अगला है महत्व कूटनीति के दृष्टिकोण से। कूटनीति मतलब होता है कि हम डिप्लोमेसी करेंगे सभी देशों के साथ, डिप्लोमेटिक, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं, राष्ट्रपति जा रहे हैं, उनके साथ व्यापार का समझौता हो रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, ये सब। इसके अलावा हमारा व्यापक एजेंडा भी, इसको अलग अलग पॉइंट भी लिख सकते हैं। एक तो ऊर्जा, कि हमको जैसे रूस से हम ऊर्जा मंगा रहे हैं, ऊर्जा स्रोत की बात हो रही। एक है आतंकवाद, हम ऐसे प्लेटफॉर्म में पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाल सकते हैं, चीन के ऊपर डाल सकते हैं। और अगला जलवायु परिवर्तन। ये 3 चीज़ अभी भारत के कोर में है। ऊर्जा हमको चाहिए ही, जैसे अब ईरान आ गया, ईरान से ऊर्जा चाहिए ना। दूसरा आतंकवाद, और तीसरा जलवायु परिवर्तन। एक है भू राजनीतिक ताकत, इसको बोलते हैं जियो स्ट्रेटेजिकल ताकत। इसमें जियो पॉलिटिकल भी बोल सकते हैं, मतलब जो नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं ना, जैसे अब आजकल साइबर आतंकवाद आ गया, जैसे आजकल अभी कोविड की बीमारी आ गई, तो ये सब चीज़ों को भी हम इससे डील करेंगे। इसके अलावा हमारे जो रणनीतिक हित हैं, जैसे चीन के साथ LAC वाला है, उसके बारे में बातचीत होगी। भारत के खिलाफ मान लीजिए कोई यूनिलेटरल सैंक्शन लगा दिया, यूरोप के कोई देश बोले कि भारत को हम प्रतिबंधित करते हैं, तो उसके खिलाफ भी हम यहाँ से दबाव बना सकते हैं। अकेले हम बोलेंगे कोई नहीं मानेगा ना, लेकिन इस मंच से बोलेंगे तो सब मानेंगे। तो ये सब इसकी ताकत है। तो ये सब ब्रिक्स से रिलेटेड अलग अलग सवाल हैं, अलग अलग मुद्दे हैं जिनकी हमने चर्चा की। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और साथ में माफ़ी भी मैं मांगूंगा कि कुछ व्यक्तिगत कारण हैं और कई कारण हैं जिसके कारण वीडियो अभी नहीं आ पाए 2-3 दिन से। तो आगे हम लोग लगातार रखेंगे, दर्शन भी कराएंगे और ये पेपर भी कंप्लीट कराएंगे। ऐसे भी आप लोग बोल रहे हैं, उसका भी वीडियो जल्दी ही आएगा। आप देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।